थे हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ औपचारिक मुख्य ग्रंथ। ठीक है, मिश्र बंधु पढ़ रहे हैं। मिश्र बंधु ने लिखा था मिश्र बंधु विनोद, 4 भागों में प्रकाशित हुआ, 3 हुए 13 में और चौथा हुआ 34 में। ठीक है, इतना याद रखना है। इन्होंने क्या किया, प्रथम बार समुचित काल विभाजन का प्रयास मतलब दिया। ठीक है, इतना याद रखना है। 8 भागों में इन्होंने क्या किया, कवियों की श्रेणी बांटी प्लस रचनाओं की समीक्षा की। इतना याद रखना है। और देखो इसे राम कुमार वर्मा मिश्र बंधु विनोद को क्या कहते हैं, ये कहते हैं हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम इतिवृत्तात्मक देखते हैं, प्रथम इतिवृत्तात्मक याद रखना है। ठीक है, और ये प्रकाशित हुआ था देखिए नागरिक प्रचारणी की 8 खोज रिपोर्ट में सामने आया। ठीक है, अब देखो क्या याद रखना है, इसकी आलोचना करते हैं 8 भागों में बांटा है ना, इसकी आलोचना करते हैं रामचंद्र शुक्ल। क्या कहते हैं, संपूर्ण रचना काल को आदिकाल मध्य पूर्व उत्तर में आंख मूंद के बांटने में बात याद रखिए, आंख मूंद के बांटना। ठीक है, और देखो और क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं फिर इसका और क्या करते हैं आलोचना, इन्होंने व्रत संग्रह बताए हैं 3। ये देखो व्रत संग्रह किसे कहते हैं, शिव सेंगर वाले को, शिव सेंगर सरोजों को। ठीक है, इतना याद रखना है। और बड़ा कोई व्रत संग्रह कह दिया जॉर्ज गियर्सन वालों को। ठीक है, इतना याद रखना है। और बड़ा भारी कोई व्रत संग्रह कह दिया मिश्र बंधु विनोद को, और मिश्र बंधु को क्या कह दिया, मिश्र बंधु को कह दिया प्रिस में संकलन का ध्यान रखना, ये कह दिया रामचंद्र शुक्ल ने। और रामचंद्र शुक्ल ये भी कहते हैं कि रीतिकाल कवियों के परिचय मैंने मिश्र बंधु से लिया, रीतिकालीन कवियों के परिचय मैंने मिश्र बंधु से लिया। इतना रखना। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनका एक अन्य ग्रंथ था इनका मिश्र बंधु का था नवरत्न। ठीक है, हिंदी नवरत्न या इसे नवरत्न माला भी कहते हैं, 1910 में प्रकाशित हुआ था। इनमें क्या किया, इन्होंने 3 त्रयी बनाई थी, किसी वैरत्रयी, मध्यत्रयी, लघुत्रयी। वैरत्रयी में शामिल किया था तुलसी, सूर और देव को, इसमें बिहारी केशव भूषण को। ठीक है, और इसमें फिर मतीराम चंद्रबरदाई और चंद्रबरदाई और हरीशचंद्र इनको शामिल किया। इतना याद रखना है। अब देखो कबीर को फिर क्या बाद में शामिल किया, इसलिए 10 हो गए, 10 हो गए, तो फिर भूषण और मतीराम को एक में शामिल कर दिया, त्रिपाठी बंधु बना दिया। ठीक है, इतना याद रखना है। अब ये क्या है, जन्मदाता किसके, देव बड़े बिहारी विवाद के, देव को पहले रखा है और बिहारी को रखा है बाद में। ठीक है, इसलिए देव बड़े बिहारी के विवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। और ये जो नवरत्न है ना, हिंदी नवरत्न, इसे क्या कहा जाता है, हिंदी आलोचना का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। इतना रखना है। ठीक है, इतना याद रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं अपन कुछ अन्य छोटे छोटे ग्रंथ। ठीक है, देखो ये चीज मुख्य है। देखो इसमें राम ने त्रिपाठी का कविता को दिया जाएगा, और एडविन ग्रीव का आ जाएगा स्केच ऑफ हिंदी साहित्य। ठीक है, इसमें इतना याद रखना है, स्केच ऑफ हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ हिंदी के भविष्य पर सुंदर लेखन किस ग्रंथ में हुआ है, तो ये इसमें हुआ। ठीक है, अब क्या फिर FE ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ हिंदी साहित्य, मतलब ये हिस्ट्री तो है इसका FE वाला, और स्केच वाला एडविन ग्रीव का। वियोगी ने लिखा ब्रज माधुरी सार, PP बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श, और गंगा प्रसाद ने लिखा हिंदी के मुस्लिम कवि। इतना याद रखना है। और गौरी शंकर द्विवेदी ने लिखा था सूखवी सरोज। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं अच्छा ये रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, ये देखो अच्छा ये रामचंद्र शुक्ल, ये क्या इनका आया था हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, 1929 और 1940 में। ठीक है, प्रथम 1929 में होता प्रकाशित, नागरिक प्रचारणी काशी से प्रकाशित हुआ था। और किससे, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य विकास नाम से प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य विकास नाम से प्रकाशित हुआ। और ये था ना हिंदी शब्द सागर की भूमिका में और कौन कौन थे रचनाकार इनमें शामिल थे, इनमें 3 विद्वानों का योगदान माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल हो गया, रामचंद्र वर्मा हो गया, और श्याम सुंदर दास हो गए। इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये क्या कहते हैं, इन्होंने क्या 900 वर्षों के काल को मतलब किया। ठीक है, सरल एवं स्पष्ट यानी दोहरा विभाजन किया। इतना याद रखना है। और इनका भक्ति काल का दार्शनिक विभाजन इन्होंने किया, मतलब ये देखो वैसे इसे किया, मतलब भक्ति काल का कैसे किया है, ये निर्गुण में, निर्गुण पहले तो, फिर सगुण, निर्गुण में फिर संत सूफी, फिर सगुण में रामकृष्ण, ऐसे याद रखना है बस। ठीक है, देखो इनके काल विभाजन और इनके नामकरण का आधार क्या था, काल विभाजन और नामकरण का आधार था विभिन्न रंग की रचनाओं की प्रचुरता और ग्रंथों में प्रसिद्धि। वो 12 ग्रंथ है, वो अपन आगे पढ़ेंगे कौन से। इनका दृष्टिकोण था युगीन चेतना एवं यादवादी दृष्टिकोण था। और इनके सहायक ग्रंथ कौन कौन से थे, एक तो रामनेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी हो गया, वियोगी हरि का ब्रज माधुरी सार हो गया, मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद हो गया, श्याम सुंदर दास का कोविद रत्नमाला हो गया, कोविद रत्नमाला हो गया। और आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण इन्होंने कहा है कि मैंने केदारनाथ पाठक से लिए। इतना याद रखना है, ये हो गए इनके सहायक ग्रंथ। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के। और ये क्या कहते हैं फिर रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि रीतिकाल में मैंने जितने कवि लिए हैं ना, वो जरूरत से ज़्यादा मालूम हो रही है, सीधी सी बात ये है। और वीरगाथा काल में 2 प्रकार की रचनाएं हैं, मतलब अपनस हो गई और देशभाष हो गई। इनका क्या है, इनका मतलब क्यों मतलब यूज किया गया, ये जो है ना अपनस वाली जैन धर्म वाली, क्या साहित्य कोटि में शामिल नहीं है, क्या है केवल अपनस का स्वरूप दर्शाने हेतु। ठीक है, इनका वर्गीकरण किया है 2 प्रकार की रचनाओं का। और आदिकाल में क्या कहते हैं, आदिकाल में क्या कहते हैं, सिद्ध एवं वज्र एवं नाथों की परंपराओं का विस्तार पूर्वक वर्णन का कारण यही है कि मतलब कि कबीर के मत हेतु उन्होंने पूर्व रास्ता तैयार किया था, मतलब विस्तार वर्णन करने का कारण ये बता दिया कबीर के मत हेतु उनको मार्ग मिला था पहले। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं रमशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास इन्होंने लिखा था। ठीक है, याद ये रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने किया था दोहरा विभाजन। ठीक है, और इन्होंने किया था दोहरा नामकरण एवं वर्गीकरण। इतना याद रखना है, दोहरा नामकरण एवं वर्गीकरण इनका था। आदिकाल को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था, आदि मध्य आधुनिक क्रम से लिखना है, वाक्य है यानी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, इनका रखना है दोहरा नामकरण और वर्गीकरण। इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, इनका नामकरण का आधार क्या है, देखो
इनका नामकरण का आधार जो है रचनाकार या साहित्यिक, मतलब साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर लिखा है इन्होंने तो। और इनका आधार ग्रंथ कौन सा, इनका इन किसके आधार पर लिखा है, यानी रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर लिखा है। और रामचंद्र शुक्ल वाले क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने किसके प्रवृत्ति के आधार पर मतलब लिखा है, और इन्होंने लिखा है साहित्यकारों की रचनाकारों के आधार पर, इतना याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, राम कुमार वर्मा ने क्या किया, 693 से लेकर 1693 तक यानी भक्ति काल तक 1000 वर्ष का वर्णन किया है अपने इतिहास ग्रंथ में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, देखो आचार्य प्रसाद द्विवेदी के बारे में। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का कौन सा दृष्टिकोण था, परंपरावादी दृष्टिकोण था। और रामचंद्र शुक्ल का कौन सा दृष्टिकोण था, रामचंद्र शुक्ल का था युगीन चित्रावादी या मर्यादावादी, ठीक है। इसलिए कि रामचंद्र शुक्ल इनके विपरीत प्रस्तुत होते हैं, दिखते हैं। और ये बात कहते हैं कौन है, गणपति चंद्र गुप्त ये कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल की सबल सबल धारणाओं का सबल प्रमाण आधार पर खंडन करने वाले कौन है, रामचंद्र शुक्ल की जो धारणा है उनको सबल प्रमाण के आधार पर खंडन करने वाले कौन है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। ये कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त, याद रखना है। और ये गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं, आदिकाल को क्या कहते हैं इन्होंने, इन्हें आदिकाल को विरोध में व्याख्यातों का युग का, इतना याद रखना है। और ये कथन वही है, काल की प्रवृत्ति का निर्णय, मतलब ये याद रखना है। और मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ अगर इस्लाम ना होता तो वही होता, मतलब, ठीक है। और इनके ग्रंथ ये है हिंदी साहित्य की भूभाष, याद रखना है, भूमिका, उद्भव और विकास और आदिकाल, ठीक है। ये 40 में, 52 में दोनों, ये कोई 52-53 में, ठीक है। अब देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास 73 में आया था, ठीक है। इसका विभाजन 4 खंडों में किया गया, आदिकाल, भक्तिकाल, इतिकाल, आधुनिकाल, आधुकालीन का, फिर उन्होंने पुनः वो किया है पुनः जागरण, फिर जागरण सुधार, और फिर छायावाद, ठीक है। वो अपन पढ़ेंगे बाद में वर्गीकरण में, काल विभाजन में।